हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो एज यू ऑल नो कि सीएआईबी का एग्जामिनेशन काफी करीब आ गया है। इट्स टाइम के वी बकल अप एंड बहुत अच्छे से हम तैयारी करें। सबसे पहले आप पीवाईक्यूज प्रिपेयर करिए, देखिए एक बार पीवाईक्यूज के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आप जरूर छांट लीजिए। तो आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है ई बुक्स का, उस लिंक पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सीआईबी के जो चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इनके पीवाईक्यूज और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको वहां पे मिलेंगे, ताकि आपकी ज्यादा फोकस्ड अप्रोच रहे इस टाइम पे एग्जामिनेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीआरबीएल सब्जेक्ट के, जो दिसंबर 2024 में जो पेपर हुआ था उसके कुछ पीवाईक्यूज हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आप साथ साथ में देखते रहिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। सो इन द एंड यू कैन डिसाइड कि आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा है, डू यू नीड टू गेट अ कोर्स या फिर यू आर डूइंग गुड इनफ। तो सबसे पहले, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया आर रजिस्टर्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो रजिस्टर होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट। लाइसेंस आरबीआई से मिलता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लाइसेंस आरबीआई देगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट, एज अ कंपनी रजिस्टर होते हैं पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड दे गेट अ लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। Next is, as per section 10A subsection 2 of the Banking Regulation Act 1949, what is the minimum number of directors required in a banking company to have special knowledge or practical experience in agriculture, rural economy or corporation? कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए बैंक के अंदर जिनको स्पेशलाइज नॉलेज हो एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी या फिर कॉर्पोरेशन का? तो दे शुड बी मिनिमम 2, कम से कम 2 डायरेक्टर ऐसे हो जो एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी या कॉर्पोरेशन में जिनको एक्सपीरियंस हो या नॉलेज होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एंड दिस वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। According to the provisions of banking companies, the subscribed capital and paid up capital should meet which of the following criteria? तो देखिए, इसका मैं सीधा से आपको बताती हूँ। अगर आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ है, बैंकिंग कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल उसका कम से कम 50% होना चाहिए। मान लो 50 करोड़ होना चाहिए, और जितना सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है उसका कम से कम 50% जो है वो पेड अप कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा कि जो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल है मस्ट बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड पेड अप कैपिटल शुड मस्ट बी एटलीस्ट हाफ ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, अंडर द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट व्हाट क्वालिफाइज एज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिसक्वालिफाइंग अ डायरेक्टर फ्रॉम होल्डिंग अ पोजीशन इन अ बैंकिंग कंपनी। अगर डायरेक्टर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, तो वो फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बन नहीं पाएगा। तो फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? होल्डिंग अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट सिंगली, अकेले या अपने स्पाउस के साथ या माइनर चिल्ड्रन के साथ मिलके, अगर एक पर्सन 5 लाख से ज्यादा का पेड अप कैपिटल होल्ड करता है या 10% ऑफ द कंपनी का पेड अप कैपिटल से ज्यादा होल्ड करता है, तो माना जाता है कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। हो सकता है कि मेरा खुद से शेयर्स ना हो मेरे पास कंपनी के 10% पेड अप कैपिटल, लेकिन मेरे हस्बैंड के पास हो, मेरे माइनर चाइल्ड के पास हो, या हम तीनों के मिला के हो, so that will be substantial interest. So then I get disqualified for the position of the director. Next question is, which of the following statement is correct regarding the provisions of directors of banking companies under the Banking Regulation Act? Director of a banking company can hold office for more than 8 consecutive years. तो नहीं, 8 साल से ज्यादा कंजेक्यूटिवली कोई डायरेक्टर नहीं रह सकता, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। अगर किसी चेयरमैन या होल टाइम डायरेक्टर को रिमूव किया जाता है तो उसे 2 साल तक नहीं, ये गलत होगा, 4 साल तक उसे फिर रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। If RBI, the RBI can order a banking company to reconstitute its board, and if not done within 2 months, it can remove directors and reappoint and appoint replacements. तो ये सही है। अगर आरबीआई ऑर्डर करे कि किसी बैंक को अपना बोर्ड रिकंस्टिट्यूट करना है और वो नहीं करते, तो 2 महीने में आरबीआई खुद से रिमूव करके बोर्ड को नई अपॉइंटमेंट्स कर सकता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। आखिरी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट कंप्लाई विद द आरबीआई गाइडलाइंस, ये तो सही है। अदरवाइज इट्स प्रोसीडिंग्स बिकम इनवैलिड। तो जो एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रोसीडिंग्स हो गई हैं उन्हें फिर इनवैलिड नहीं किया जा सकता। ओके, next is, which of the following is a condition for a banking company to declare dividends as per the RBI extant guidelines? The proposed dividend must be paid out of accumulated profits. तो dividend आपको current year के profits में से declare करना है, accumulated में से नहीं।
बैंक का CRA रेशो 9% होना चाहिए पिछले 2 साल का और उस साल का भी जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है। ये स्टेटमेंट सही है। एनपीए 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो। 10% इज अ बिट टू हाई। Banks can declare dividends regardless of capitalized expenses and unprovisioned impairments, तो ये गलत है। जब तक बैंक कैपिटलाइज एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं कर देता, प्रोविजंस वगैरह नहीं क्रिएट कर देता, तब तक वो डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकता। तो बी इज द ओनली करेक्ट वन। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इन टर्म्स ऑफ बाइंग सेलिंग मूवेबल गुड्स बाय अ बैंकिंग कंपनी? बेल्स ऑफ क्लोथ, ऑक्शनेबल क्लेम्स, शेयर्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो यहाँ पे आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। अंडर सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये सारी चीजों का बाइंग सेलिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है। ये मतलब बिजनेस अलग से नहीं कर सकते बैंक्स इनका। अगला है, एज पर द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज व्हाट इज द मैक्सिमम कंटिन्यूअस पीरियड अ डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर कैन होल्ड द ऑफिस? तो डायरेक्टर मैक्सिमम 8 साल तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ओके, चेयरमैन होल टाइम डायरेक्टर के लिए अलग लिमिटेशंस है, लेकिन जो आपके नॉर्मल डायरेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम 8 साल तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। देन दे नीड अ कूलिंग पीरियड, देन दे कैन बी रीअपॉइंटेड। अगला है, व्हाट इज द मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली जो एनबीएफसी होती हैं उनके पास कम से कम 300 करोड़ का मिनिमम नेट ओन फंड्स होना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो सी दिस अ लॉट ऑफ क्रैमिंग रिक्वायर्ड व्हेन यू स्टडी फॉर बीआरबीएल। यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, so revision is very important. Which of the following is not an advantage of having differentiated banks in the financial system? इनमें से क्या एडवांटेज नहीं है डिफरेंशिएटेड बैंक्स का? एनकरेजिंग नीश बैंक एंड स्पेशलाइजेशन, ये तो एडवांटेज है। डिफरेंशिएटेड बैंक ना सारी सर्विसेज नहीं देते, लेकिन उनका एक नीश होता है, एक एरिया होता है जिसमें वो स्पेशलाइज करते हैं। एफिशिएंट फाइनेंसिंग ऑफ बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विद रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, तो अगर डिफरेंशिएटेड बैंक का जो एक्सपर्टीज है वो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना है, तो ये तो है ना एडवांटेज कि एक्सपर्ट होते हैं इन सब चीजों में, जिस भी चीज में ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग अनसिक्योर्ड लो टिकट क्रेडिट एंड कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल, तो ये भी बिल्कुल सही है। कुछ जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स है ना, जैसे आपका पेमेंट बैंक्स हैं, तो ये छोटे छोटे पेमेंट बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, ये छोटे छोटे अमाउंट्स के क्रेडिट्स और डिपॉजिट्स लेते हैं। आपका जो पेमेंट बैंक्स है वो तो नहीं आपको लोन देगा, लेकिन जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, तो ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं जो एक नीश होगा कि ठीक है ये सिर्फ लो टिकट क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। ऐसा भी हो सकता है। सो बड़े वाले प्रोजेक्ट्स हैंडल करने वाले भी बैंक्स हो सकते हैं और ये लो टिकट क्रेडिट वाले भी हो सकते हैं। एंश्योरिंग यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज, तो ये गलत है। डिफरेंशिएटेड बैंक्स का एक स्पेशलाइजेशन एरिया होता है, ये यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, व्हाट इज द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर द पीएमएलए फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस? अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस पे फंसते हो तो 3 साल से लेके 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर पीएमएल के साथ एनडीपीएस एक्ट भी लग जाता है तो फिर मैक्सिमम सजा 10 years हो जाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, व्हाट डज द टर्म अलोंग रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? तो देखिए, जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो तो आप उनको एंडोर्स कर सकते हो। एंडोर्स करने के लिए चेक की बैक साइड पे आप सिग्नेचर करके एंडोर्समेंट कर सकते हो। अगर मल्टीपल एंडोर्समेंट्स करनी है, जगह कम बची है, तो साथ में एक स्लिप अटैच की जा सकती है जिसपे आप एडिशनल एंडोर्समेंट्स कर सकते हो, तो उसे अलोंग अलॉन्च बोल सकते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज आल्सो समथिंग, तो थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। अगला है, अंडर द फेमा 1999 द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड बाय अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड एज? अगर आप इंडिया के बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, प्रोहिबिटेड या स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन? तो जब आप बाहर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो एसेट क्रिएट हो रही है, तो एसेट लाइबिलिटी से जुड़ी जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। Next is, under what condition is the right of set off available to a banker when dealing with the joint account? तो joint account के केस में कब होगा right to set off available? When loan is in the name of one joint account holder and the deposit is in the name of the joint account. तो अगर A के नाम पे लोन है और डिपॉजिट अकाउंट A और B के नाम पे है, राइट टू सेट ऑफ अवेलेबल नहीं होगा।
व्हेन द अकाउंट होल्डर्स हैव वैलिड रिटन अग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग सेट ऑफ, अगर सेट ऑफ को रिस्ट्रिक्ट ही कर दिए फिर तो सेट ऑफ लग ही नहीं सकता। जब लोन ऑन डिपॉजिट सेम इंडिविजुअल के नाम पे होता है, अगर ए और बी के नाम पे लोन है और ए और बी के नाम पे अकाउंट में पैसा है, तब राइट टू सेट ऑफ लगेगा। ठीक है, व्हेन द अकाउंट होल्डर्स आर मैरिड, मैरिटल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता राइट टू सेट ऑफ पे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है हु हैज द अथॉरिटी टू चेंज अ बेयरर चेक इनटू ऑर्डर चेक। तो बेयरर चेक को ऑर्डर चेक बनाने का जो पावर होता है वो सिर्फ ड्रॉअर के पास होता है जिसने चेक इशू किया है। बेयरर चेक में क्या होता है, जिसके पास चेक है उसको पेमेंट मिल जाएगा, ऑर्डर चेक में जिसके नाम पे चेक है या उसके एंडोर्समेंट पे पेमेंट मिलता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, रिपोर्टिंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस अबव व्हाट अमाउंट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ये बोलता है कि कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बनानी है, जहां पे कैश ट्रांजैक्शन की वैल्यू 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की हो, तो वहां पे कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बना के एफआईयू इंडिया के पास डाटा भेजना होता है। नेक्स्ट इज अंडर द आरबीआई इंटरनल ऑम्बुड्समैन स्कीम इंटीग्रेटेड होएगा, आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम हु एक्ट्स एज द एपेलेट अथॉरिटी, इंटरनल ऑम्बुड्समैन ऑफ द बैंक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, नो अपील अलाउड। तो एपेलेट अथॉरिटी है जो भी आरबीआई का डिपार्टमेंट आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है, मैनेज करता है, उसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास एपेलेट अथॉरिटी होती है। तो कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई इज द एपेलेट अथॉरिटी, उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होगा वो एपेलेट अथॉरिटी होगा। अंडर द एमएसएमई क्लासिफिकेशन रिवाइज्ड इन जुलाई 2020, व्हाट आर द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो एक होता है माइक्रो, एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, तो स्मॉल के बारे में पूछा गया जहां पे इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक होती है और टर्नओवर 50 करोड़ तक के लिए होता है। अब ये लिमिट्स उन लोगों को याद करनी है जो अभी पेपर देंगे, जून वाले साइकिल में पेपर देंगे। जो अगले साइकिल में पेपर देने के लिए जो ईयर एंड में होने वाला है उसके लिए उनको कौन सी लिमिट्स याद करनी है, नई वाली। जो अभी पेपर दे रहे हैं उनको पुरानी वाली लिमिट्स, जो अगले साइकिल में दे रहे हैं उनको नई लिमिट्स करनी है। माइक्रो की डेफिनेशन चेंज करके कर दी गई है कि जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक का है, टर्नओवर 10 करोड़ तक का है, वो माइक्रो है। स्मॉल है जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, वो स्मॉल है। और मीडियम की डेफिनेशन में जहां पे इन्वेस्टमेंट्स 125 करोड़ तक का है, टर्नओवर 500 करोड़ तक का है, उन्हें मीडियम बोला जाएगा। तो ये चेंज हो चुका है, तो आप जिस साइकिल की तैयारी करें उस हिसाब से याद करिएगा। अगर अभी पेपर देना है जून में तो पुराना वाला ही होगा। आगे बढ़ते हैं। विद इन हाउ मेनी डेज कैन अ कंप्लेंट बी लॉन्च्ड अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। तो आप कब कंप्लेंट कर सकते हो, आप पहले, अगर मुझे बैंक से इशू है तो पहले मैं बैंक को कंप्लेंट करूंगी, अगर बैंक का रिप्लाई नहीं आया 30 डेज तक, देन मैं आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम के तहत कंप्लेंट कर सकती हूँ। सो 30 डेज आई हैव टू वेट, या फिर जब उनका रिप्लाई आता है 30 डेज से पहले अगर रिप्लाई आ जाता है, रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तब मैं इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन के पास जाके कंप्लेंट कर सकती हूँ। बट 30 डेज आई हैव टू वेट, और उसके बाद 1 साल का पीरियड होता है, 1 ईयर का पीरियड होता है कंप्लेंट करने के लिए। अगला है अंडर विच चैप्टर ऑफ एमएसएमई एक्ट 2006 आर द प्रोविजंस मेड टू प्रिवेंट डिलेड पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो एमएसएमई एक्ट का कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बात करता है डिलेड पेमेंट की, तो वो है हमारा चैप्टर नंबर 5। अगला है अंडर द सरफेसी एक्ट 2002, एनी पर्सन हु कॉन्ट्रवीन्स, अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रवीन्स और अबेट्स द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट एंड इट्स रूल्स कैन बी पनिश्ड विद। अब जो सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाता है तो 1 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती हैं कि फाइन भी लग गया और जेल भी जाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम विच अथॉरिटी मस्ट एन एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑब्टेन अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू ऑपरेट अंडर सरफेसी एक्ट। तो सरफेसी एक्ट के अंडर ऑपरेट करने के लिए किससे सर्टिफिकेट लेना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, सेबी, एनएचबी। तो आरबीआई से लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर द सरफेसी एक्ट फॉर एन एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अगला है एनी मॉडिफिकेशंस इन द प्रोविजंस ऑफ सरफेसी एक्ट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ विच अथॉरिटी। अगर कोई सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस में चेंजेस करना है, सरफेसी क्या है, एक्ट है, एक्ट में तो चेंजेस पार्लियामेंट कर सकता है ना, आरबीआई नहीं चेंजेस कर सकता, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील फ्रॉम द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल टू द सुप्रीम कोर्ट।
क्या टाइम लिमिट है अगर आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एपेलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो 45 डेज का लिमिटेशन पीरियड है। अगला है अंडर द रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन, मीडियम एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? 2020 की क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम मीडियम एंटरप्राइज उसको बोलते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक की है लेकिन टर्नओवर 250 करोड़ तक का है। ठीक है, लेकिन अभी क्या चेंज हो गया हुआ है, यहाँ पे हमें कौन सा पूछा है? मीडियम पूछा है। तो पहले 50 से 2.5 करोड़ होता था, अब 125 और 500 करोड़ हो गया है। तो अगेन जो साइकिल में पेपर दे रहे हो उसके हिसाब से याद करना है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, व्हाट रोल डज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्ले इन रिलेशन टू द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल? तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का जो चेयरपर्सन होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अंडर विच एक्ट आर लोक अदालत स्टैब्लिश एंड विच गवर्निंग बॉडी सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग? तो लोक अदालत इंडिया में स्टैब्लिश की जाती है ताकि देखो आप कोई गरीब है, किसी को इश्यूज हैं, तो कोर्ट में तो बहुत टाइम लगता है। कोर्ट और जुडिशियल सिस्टम इट्स वेरी एक्सपेंसिव लीगल सिस्टम, तो लेकिन कोई वंचित ना रह जाए जस्टिस से, तो लोक अदालत स्टैब्लिश की जाती है। क्विक रेजोल्यूशन हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो जाता है। सो दे आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द लोक लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। और गवर्निंग बॉडी कौन सी है? नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। ओके, चलिए, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट एन डीआरटी ऑर्डर टू द डीआरएटी अंडर द रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993? अगर डीआरटी एक्ट के अंडर डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करके डीआरएटी के पास जाना है तो आपके पास 30 डेज होते हैं कि 30 डेज के अंदर अंदर ऑर्डर मिला, 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो। Next is as per the section 13 subsection 2 of the SARFAESI Act, what is the minimum notice period a secured creditor must give a borrower to discharge their liability? तो SARFAESI Act के अंदर क्रेडिटर बोरवर को कितने टाइम का नोटिस देता है कि भाई पेमेंट कर दो नहीं तो हम एक्शन ले लेंगे? तो 60 डेज का नोटिस मिलता है पेमेंट करने के लिए, जिसके बाद सरफेसी एक्ट के अंदर बैंक अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स कर सकता है। What details must be included in the notice issued under the section 13 subsection 2 of the SARFAESI Act 2002 by the secured creditor to the borrower? Only the due date for the payment, details of the amount payable by the borrower and the secured asset, the entire financial history of the borrower, the interest rate and repayment terms of the loan. जब नोटिस इशू किया जाता है सरफेसी एक्ट के अंदर, नोटिस इशू किया जाता है ना बोरवर को, तो वो बोलते हैं कि उस नोटिस में क्या होना चाहिए, उसमें डिटेल्स होनी चाहिए। यहाँ पे बी आएगा, नॉट सी। उसमें डिटेल्स होनी चाहिए कि बोरोवर ने कितना अमाउंट पे करना है और कौन सी एसेट है जिसपे फिर बैंक अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कर देगा। अगर वो पेमेंट नहीं किया जाएगा तो बैंक तो ऑब्वियसली एसेट के थ्रू अपना पैसा रिकवर करेगा। तो ये सारी चीजें नोटिस में मेंशन करनी है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है हु क्वालिफाइज एज स्पॉन्सर ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अंडर द सरफेसी एक्ट? तो स्पॉन्सर किसको बोला जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में? ऐसी एंटिटी जो कम से कम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का 10% पेड अप इक्विटी कैपिटल होल्ड करता है ना, उसको स्पॉन्सर बोला जाता है। सो 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके पास होगा उसे स्पॉन्सर बोला जाएगा। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशन एंड अ वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस है? कंडीशन कोलेटरल होता है टू द मेन पर्पस? नहीं। Condition allows repudiation of the contract, where warranty only allows a claim for damages. Warranty must always be fulfilled. Condition is optional. Warranty allows rejection of goods while a condition does not. देखो, condition is the main stipulation for the contract. अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। वारंटी फुलफिल ना होने पे सिर्फ डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। सो वारंटी इज लाइक कोलेटरल टू द मेन पर्पस। मेन पर्पस कंडीशन में होता है और कोलेटरल टू द मेन पर्पस वारंटी होती है। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटी स्टेटेड टू बी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर अनटिल अनलेस अदरवाइज? तो देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक होता है क्रेडिटर, एक होता है डेटर, एक होता है श्योरिटी। तो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है ना उसको को एक्सटेंसिव विद द डेटर बोला जाता है कि जितनी लाइबिलिटी डेटर की है उतनी ही श्योरिटी की हो जाती है अगर डेटर डिफॉल्ट करता है। तो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन सी, जो सेक्शन 128 है
ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो सी करेक्ट आंसर है सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड एक्ट? ग्रास, लैंड, स्टॉक, डिवेंचर। तो लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। घास को आप काट सकते हो, स्टॉक आप बेच सकते हो, मूवेबल है, डिवेंचर्स भी। तो जो आपका लैंड है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर होता है, ना कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? एक, दो, तीन या फिर चार? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड, और कोई तीसरी पार्टी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे बी टू करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द क्लॉजेस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज मस्ट स्पेसिफाई द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या पूरा एड्रेस देना होता है? पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। स्टेट जहां पे आपका ऑफिस है उतना बता दो, पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज रिक्वायर्स अ सिंपल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो नहीं, अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन। तो सेकंड भी गलत हो गया, तो इसको भी हटा दो। तो एलिमिनेशन से ही आपको पता लग गया कि सी करेक्ट आंसर। अभी तो मैंने सारा पढ़ा भी नहीं है। एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑब्जेक्ट क्लॉज कैटेगराइजेस ऑब्जेक्टिव्स एज मेन, एंसिलरी एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, एंसिलरी, और बाकी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में मेन और दूसरे क्लॉजेस होते हैं, तो ये करेक्ट है। द लाइबिलिटी क्लॉज इज मैंडेटरी ओनली फॉर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी? तो ऐसा नहीं है, लाइबिलिटी क्लॉज हमेशा होता है, चाहे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो, चाहे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो, चाहे अनलिमिटेड कंपनी हो। कंपनी की लाइबिलिटी का टाइप क्या है वो तो मेंशन करना पड़ेगा, तो फोर्थ गलत। The memorandum of association binds the company to operate within the scope defined in its clauses and any act outside is considered ultra virus। ये सही है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो दिया जाता है ना, कंपनी वही कर सकती है, उसके बाहर जाके कुछ करती है तो वो अल्ट्रा वायरस होता है, वैलिड नहीं माना जाता। अगर एक कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो कंस्ट्रक्शन का ही काम कर सकती है, अगर एमओए में लिखा है, फिर वो फाइनेंसिंग का काम नहीं करेगी। अगला है एज पर द सेक्शन 91 ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ कंपनी कैन कीप द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर क्लोज्ड इन अ सिंगल इंस्टांस? एक ही स्ट्रेच में कितना टाइम तक जो रजिस्टर है उसे क्लोज रखा जा सकता है? तो मैक्सिमम 30 डेज तक, वन स्ट्रेच में मैक्सिमम 30 डेज तक आपका जो रजिस्टर होता है, जिसमें डिबेंचर्स और मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर्स के बारे में दिया होता है 30 डेज। Next question is which of the following is not true about designated partners in an LLP? At least one designated partner must be resident of India. बिल्कुल सही। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, करेक्ट। ये आपको मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मस्ट बी बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं, इंडिविजुअल्स ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं, कंपनीज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स नहीं बन सकती हैं। LLP agreement may specify how a partner becomes or ceases to be a designated partner। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सही है, तो गलत सिर्फ आपका एक है, सी। अगला है व्हाट डज द डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट अंडर सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इम्प्लाई? पार्टनर इज लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म इवन आफ्टर दे लीव, नहीं, अगर आप एक बार पार्टनरशिप फर्म छोड़ दो उसके बाद कुछ और आपको लेना देना नहीं है। person representing themselves as a partner is liable for the firm's debt incurred due to such representation। तो ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। अगर तीन पार्टनर्स हैं, चौथे किसी दोस्त को ले जाते हैं कोई मीटिंग के अंदर, और मीटिंग के अंदर ये चौथा पार्टनर भी यही जताता है कि मैं भी पार्टनर ही हूँ, वो ये जता देता है कि मैं भी पार्टनर ही हूँ, जबकि वो है नहीं है। अब ये सामने वालों को लगता है कि पार्टनर है, और वो ये पार्टनरशिप फर्म को कोई लोन वगैरह देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब ये जो चौथा पर्सन है जिसने जताया भी था ना, वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो जाएगा। इस लोन के लिए उसे भी लायबल ठहराया जाएगा, क्योंकि उसने जताया दूसरे के सामने कि मैं भी पार्टनर हूं, चाहे वो नहीं था। तो ही ऑल्सो बिकम लायबल फॉर दैट डेट। जो उसने जताया था तो सामने वाले ने लोन दे दिया, तो वो भी लायबल हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन अनपेड सेलर्स लियन अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आर करेक्ट? The unpaid seller can retain possession of goods if no credit period was agreed upon। अनपेड सेलर पोजेशन अपने पास रख सकता है इफ नो क्रेडिट पीरियड वाज अग्रीड अपॉन, कि क्रेडिट की तो बात ही नहीं हुई थी, फिर भी सामने वाला पैसे नहीं दे रहा,
तो क्या अनपेड सेलर के पास राइट टू लियन होता है? यस होता है, तो वन तो सही होगा, तो जहां पे वन नहीं है उसको हटा दो। द लियन ऑन गुड्स टर्मिनेट्स व्हेन द सेलर डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर एक सेलर अपना सामान कैरियर को दे देता है डिलीवरी के लिए विदाउट रिजर्विंग द राइट्स ऑफ डिस्पोजल, तब भी उसका राइट टू लियन जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, ये सही है। सेलर लूजेस द लियन इफ दे ऑब्टेन अ कोर्ट डिक्री फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। अब ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये गलत है कि सेलर लियन लूज कर देगा अगर डिक्री आ जाए, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। द सेलर रिटेन्स द लियन इवन इफ गुड्स आर पार्शियली डिलीवर्ड अनलेस द लियन इज वेव्ड। तो देखो, अगर किसी ने किसी को 5 पेटी सामान की डिलीवर करने को बोला था, 2 डिलीवर होगी, 3 अभी भी रहती है, लेकिन अभी सेलर को पेमेंट नहीं आई है, तो बाकी के 3 पे वो राइट टू लियन एक्सरसाइज करेगा, वो तब तक नहीं सामान देगा जब तक उसको उसका पेमेंट नहीं मिल जाएगा। ओके, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी लीगल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश्ड इन द मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस में ये बोला गया था कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, कि माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, करोगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ये इस केस में डिसाइड किया गया था। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो अभी आपने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब आपको एक बार ये देखना है कि आपका कितने क्वेश्चन है, आउट ऑफ 41 आपके कितने सही हुए हैं। तो इफ यू वर एबल टू डू अराउंड 30 देन यू आर गुड, यू डोंट नीड एनीथिंग, आप थोड़ा टेस्ट सीरीज वगैरह के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आपका इससे कम क्वेश्चन सही हुए हैं तो आई वुड रेकमेंड कि आप कोई कोर्स इस टाइम परचेज कर सकते हैं। अभी भी अप्रैल एंड हो रहा है, तो यू स्टिल हैव मई का पूरा टाइम है, तो इसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए आई वुड रेकमेंड यू अ कोर्स, आई विल शो यू द कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सो आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा। ओके, कोर्सेज पे आप क्लिक करिए। यहाँ पे CAIB कोर्सेज में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। अगर आप किसी सिंगल सब्जेक्ट के कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं BFM, ABFM, ABM, BRBL। ठीक है, लेकिन अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प की जरूरत है तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट मास्टर कोर्स है, सारे सब्जेक्ट्स के आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। एग्जाम से पहले आपको रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्रैश कोर्स होगा, और इसके अलावा नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सो जो भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है, 8 मंथ का वैलिडिटी पीरियड चाहिए, 12 मंथ का वैलिडिटी पीरियड चाहिए, दोनों ही अवेलेबल हैं। और अभी अगर आप एनरोल करते हैं तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करिए, बनकर, और अप्लाई कूपन करिए, तो आपको ये जो कोर्स है आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, तो 4500 के अराउंड का आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सो अभी भी समय है, बाकी शाम तक यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी लाइव हो जाएगी, आप हमारी टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि मेरी तैयारी अच्छी है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन का रिक्वायरमेंट है, तो आप टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको 40 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज क्विज भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व विद एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे। ओके, तो आप MCQs के थ्रू जितना हो सके आप रिवाइज करिए, इट विल रियली बी हेल्पफुल टू यू। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।